का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, प्रोफेसर संजय मिश्रा सर, जो कि बीएसएनवी महाविद्यालय परिवार के मुखिया हैं, प्राचार्य हैं, और अनेक वरिष्ठ प्राध्यापकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रोफेसर सीएम शर्मा सर, जिनसे 20 साल पुराना परिचय है, और प्रोफेसर गीता रानी मैम, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और हमारे बीच में बैठी हुई हैं, और मैम से भी हम हर जगह मिलते आए हैं, और प्रोफेसर अशोक दुबे सर, और प्रोफेसर गुंजन पांडे मैम, और बाकी समाजशास्त्र विभाग तो हमारा न केवल चिर परिचित है, बल्कि सभी हमारे मित्र भी हैं। प्रोफेसर विजय कुमार सर, प्रोफेसर वन्ना वर्मा मैम, और डॉक्टर मोहनलाल मौर्य जी, आपसे भी बड़ा पुराना परिचय रहा है जब से आप इस विभाग में आए हैं तब से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट से जो भी शिक्षकगण उपस्थित हैं, कुछ लोग शायद अभी कुछ समय पूर्व ट्रांसफ़र होकर आए हैं, जिनसे मेरा पहले से शायद परिचय नहीं है, लेकिन आज से एक परिचय और एक नई शुरुआत संबंधों की हो जाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत आभार। बहुत धैर्य के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। सचमुच मैंने इसलिए कहा कि लग रहा है कि मैं किसी आयोजन में भाग लेने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से कई सारे इवेंट्स चल रहे हैं। ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो चुका है, जैसा कि मुझे विभाग द्वारा पता चला, और इसके पश्चात वाद विवाद प्रतियोगिता मेरे सामने ही चल रही थी, और फिर इसके बाद कुछ विद्यार्थीगण और कुछ फैकल्टीज़ उपस्थित हैं हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए, या यूँ कहूँ कि मुझे सुनने के लिए। सहना शब्द तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कहूँ, निश्चित रूप से आप सुनने ही आए हैं, इसलिए मैंने भी मेहनत की है, और बहुत खूबसूरती से बयां किया है प्रोफेसर वन्ना मैम ने कि आखिर इस विषय को मैंने क्यों चुना। मैं बहुत खुश हो गई कि इन्होंने मेरी बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया। मैम ने विषय को चुनने की स्वतंत्रता मुझे दी, मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मैंने फिर बीए और एमए का लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस खंगाल डाला, और 30 पेजेस का वो सिलेबस जो केवल बीए के बच्चों के लिए है। तो जो विषय सबसे ज़्यादा बार बार दोहराया गया है प्रत्येक सेमेस्टर में, वह था जाति व्यवस्था। तो अब 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब हम जाति की बात करते हैं, तो केवल स्तरीकरण का आधार है नहीं कहते, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की भी बात करते हैं, हम विजन फॉर विकसित भारत 2047 तक पहुंचने की बात करते हैं, और इसके लिए जिस रास्ते को हम अपनाएंगे, इंक्लूजन यानी समावेशन, उस पर चर्चा करते हैं। तो एक तरह से जैसा कि मैम ने कहा था कि एक पुराने टॉपिक को नई चीज़ों से जोड़ते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की मैंने योजना बनाई, और मैंने बीए सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर जो सत्र इस समय चल रहा है, सिर्फ उसके फर्स्ट और सेकेंड पेपर में जाति प्रथा पर कोई टॉपिक नहीं है। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 3rd सेमेस्टर तक सब में किसी न किसी रूप में जाति प्रथा आपके सिलेबस में शामिल है। कहीं पर हम जाति के परिप्रेक्ष्यों को पढ़ाते हैं, कहीं पर हम जाति के परिवर्तनशील आयामों पर चर्चा करते हैं, और जब बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 5th और 6th सेमेस्टर में पहुंचते हैं, तो वो फर्स्ट पेपर में भी जाति व्यवस्था पढ़ते हैं। जिन थिंकर्स ने, जिन समाजशास्त्रियों ने, भारतीय समाजशास्त्रियों ने जाति व्यवस्था पर कार्य किया, उन पर पढ़ते हैं, उनके ज़रिए से पढ़ते हैं। और 3rd पेपर रूरल सोसाइटी इन इंडिया, इसमें भी हम जाति व्यवस्था को पढ़ते हैं। तो इससे अब ये इतना बोलने के बाद तो क्लियर ही हो गया कि ये टॉपिक क्यों चुना गया, क्यों उठाया गया, क्योंकि मुझे बहुत रेलेवेंट लगा, और मुझे लगा सबसे अधिक संख्या में विद्यार्थी इस टॉपिक पर विचार व्यक्त करने से लाभान्वित हो सकेंगे, संभवतः मेरा एक नन्हा सा प्रयास है। तो और इसको गांव के संदर्भ में इसलिए व्याख्यायित किया गया क्योंकि जाति की जितनी गहरी जड़ें ग्रामीण समाज में विद्यमान हैं, भारत के गांव में पाई जाती हैं, उतनी नगरीय समाजों में नहीं हैं। यद्यपि हैं,
मुझे तो लगता है कि जाति के साथ ही हम सब जीते हैं, उन विचारों के साथ ही हम सब जीते हैं। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत की 68.84% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है, और यानी कि आधे से अधिक की आबादी गांव में निवास करती है। और इरावती कर्वे, PH प्रभु, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता जैसे अनेक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने गांव, संयुक्त परिवार, नातेदारी और जाति को प्रमुख संस्था माना है। ऐसी संस्था जो ना कि केवल भारतीय समाज का आधार है, बल्कि ग्राम्य संस्कृति का और ग्राम्य जीवन का, ग्रामीण समुदाय का भी आधार है। तो इस एक बहुत बृहद विषय को मैंने उठा लिया है। जब मैं पिछले 2 दिन से पढ़ रही थी इस विषय पर, तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि कल मुझे एक पुस्तक मिली जो कि ओरिएंट ब्लैक स्वान से प्रकाशित है, भारतीय समाज शीर्षक से, और उसमें प्रोफेसर विजय कुमार सर का एक अध्याय मिल गया, संभवतः अध्याय 14 है क्या, तो जो सर का लिखा हुआ है, आद्योपांत मैंने पढ़ डाला A to Z। मुझे लगता है कि कोई भी परीक्षा बच्चों उस अध्याय को पढ़ने के बाद, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जाति से संबंधित सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे। और जैसे ही उससे आगे बढ़ी, कहने का मतलब है कि मैंने भी उससे बहुत लाभ उठाया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने इतना गुणवत्तापूर्ण ये अध्याय लिखा है, कितनी मेहनत से लिखा होगा कि जाति पर लगभग सारा मैटर एक जगह इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। फिर मैं जब थोड़ा आगे बढ़ी, पन्ना पलटा, तो मैंने देखा कि अगला चैप्टर वंदना मैम का लिखा हुआ था। बेसिकली वो नगरीय समाज पर है, और मैम ने ग्रामीण नगरीय अंतरक्रिया को जोड़ा है उसमें। तो ग्रामीण नगरीय अंतरक्रियाओं की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर मैम के चैप्टर में भी मुझे जाति से संबंधित कुछ तथ्य दृष्टिगत हुए। तो दोनों ही इतने कुशल शिक्षकगण हैं, इसके अतिरिक्त आपके पास और इतनी रिच नॉलेज वाली फैकल्टी है, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया। मैं कल से ही सोच रही थी कि मैं क्या नया बोल पाऊँगी, बस तरीका ही नया हो सकता है ना। तो कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा, हर टीचर का अपना एक अलग स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन का, तो मैं उन्हीं बातों को कुछ दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर पाऊँ शायद, जिससे कि आप बहुत बोर भी नहीं होंगे। और आजकल लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, किसी के हाथ में एक मुझे पेन और रजिस्टर या नोटबुक नहीं दिखाई दे रही। तो ये मैं अपने क्लास में भी टोकती रहती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा ना इस बार, कैसे लिखेंगे? 2-2 पेजेस के क्वेश्चंस के आंसर लिख के आएंगे। जाति प्रथा 2 पेज में नहीं लिखी जाने वाली है ना। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, चूँकि एक बहुत बृहद और विशद विषय को मैंने उठा लिया है, जिस पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। तो इसको मैंने बिंदुवार समेटने का प्रयास किया है, कुछ बिंदुओं के अंतर्गत रखने की कोशिश की है। तो पहला बिंदु है, जाति व्यवस्था से संबंधित भारतीय समाज में एक पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण पाया जाता है। तो पहले बिंदु के अंतर्गत हम उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। इस शास्त्रीय या पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ये माना जाता है, जन्मना जायते इति जाति। जिस जाति में एक बार व्यक्ति का जन्म हो गया, वह आजीवन उसकी सदस्यता में ही रहता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोक वर्णित है, जिसके अनुसार वर्ण व्यवस्था, जिस पर जाति व्यवस्था आधारित रही है परंपरागत रूप से, वो आदि पुरुष ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। और एक श्लोक है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्र वजायत। कि किस प्रकार से मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, आदि पुरुष ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, उदर से वैश्यों की और व्यापारी वर्ग की, दस्तकार वर्ग की, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसकी व्यावसायिक विभाजन के रूप में भी श्लोक की व्याख्या की जाती रही है। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है जो शास्त्रीय है, जो साहित्य में, इतिहास में, ऐतिहासिक ग्रंथों में पाया गया।
यह श्लोक बेसिकली मैंने बताया चतुर्वर्ण की व्याख्या करता है, जिसके आधार पर अनेक जातियां और उपजातियां निर्मित हुई। अब हम सीधे एक दृष्टिपात करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत जो जाति के अध्ययन किए गए, और दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जाति के अन्य अध्ययन जो इस शास्त्रीय या पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से भिन्न थे। वह था वेबर का दृष्टिकोण और टीबी बॉटोमोर का दृष्टिकोण। मैक्स वेबर ने जाति को, इन्होंने द्वितीयक स्रोतों के आधार पर जाति का अध्ययन किया, भारत आए नहीं थे, अनुभविक अध्ययन नहीं था, तो एक तरह से पुस्तकीय उपागम के माध्यम से ही इन्होंने ये अध्ययन किया। और इन्होंने जाति को परिस्थिति समूह की संज्ञा दी। परिस्थिति समूह वह कुछ व्यक्तियों का वह समूह होता है जो एक समान जीवन शैली में जीवन यापन करते हैं। लिखा तो बहुत कुछ गया, लेकिन मैंने कहा ना कि टॉपिक इतना वृहद है, आप सभी बोर हो जाएंगे, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी सारे बिंदुओं को समेटना है, बस एक आउटलाइन प्रस्तुत करना है, बाकी पढ़ेंगे तो आप, है ना। इस पर आप पढ़ेंगे, अगर आपका मन करे तो आप भविष्य में इन पर शोध कार्य भी कर सकते हैं। टीबी बॉटोमोर ने बहुत मशहूर पुस्तक जो टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ी जाती है, रेफरेंस बुक है, सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, पुस्तक में जाति को स्तरीकरण का स्वरूप माना है। स्तरीकरण के इन्होंने 4 स्वरूप बताए हैं: दास प्रथा, जागीर प्रणाली और जाति प्रथा और वर्ग। तो जाति भारतीय समाज की एक विलक्षण विशेषता के रूप में विद्यमान रही है। तो अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम उन परिप्रेक्ष्यों पर दृष्टिपात करते हैं जो बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर में मेरे ख्याल से यूनिट 4 में दिए गए हैं, कास्ट पर्सपेक्टिव्स, जिसके अंतर्गत घुरिये और श्रीनिवास और डूमो को शामिल किया गया है। लेकिन मैंने उसमें एक नाम और जोड़ा है, मजूमदार। मजूमदार का नाम इसलिए जोड़ा है कि जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट पेपर में भी मजूमदार की जाति पढ़ते हैं और 3rd पेपर में भी मजूमदार ने जाति और जजमानी पर क्या अध्ययन किए हैं वो पढ़ते हैं। तो मैंने इसको क्लब कर दिया है कि जिससे फर्स्ट ईयर और 3rd ईयर दोनों ही विषयों के दोनों ही सेमेस्टर के या वर्ष के विद्यार्थी इस संभाषण से लाभ उठा सकें। तो जो पहला परिप्रेक्ष्य है वह है घुरिये का। घुरिये प्रथम पीढ़ी के भारतीय समाजशास्त्री माने जाते हैं, बंबई संप्रदाय से संबंधित हैं। इनकी पुस्तकों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन जाति पर इनकी 3 प्रमुख कृतियां हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में पब्लिश हुई, फिर कास्ट एंड क्लास इन इंडिया 1950 में पब्लिश हुई, इसके बाद कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो 1961 में पब्लिश हुई। भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य रहा है इनका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धतियों के मिश्रित प्रयोग के द्वारा पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जीएस घुरिये ने ब्राह्मणवादी सिद्धांत का समर्थन किया है कि जाति की उत्पत्ति के लिए जो व्याख्या की गई है वो ब्राह्मणवादी सिद्धांत ने या परंपरागत सिद्धांत जो कहा जाता है, जिसकी चर्चा मैं अभी जस्ट पहले कर चुकी हूँ कि जो ऐतिहासिक ग्रंथों में वर्णित है। और साथ ही इन्होंने प्रजातीय सिद्धांत का भी समर्थन किया। प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने प्रतिपादित किया था, लेकिन जीएस घुरिये ने इसका समर्थन किया और उनका ये कहना था कि बेसिकली आर्य और अनार्य, यानी कि जो द्रविड़ थे और आर्य थे उनके बीच में संघर्ष विद्यमान थे, वे अपने को एक दूसरे से अलग रखते थे और इस विलगाव के कारण ही ये जो अनेक प्रकार की जातियां उत्पन्न हुई वे जातियां उत्पन्न हुई। और रक्त की शुद्धता को बनाए रखना भी एक बड़ा कारण रहा है जातियों की को बनाए रखने में और उन्हें उत्पन्न करने में। जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं जाति की। ये विशेषताएं आप इंटर से इंटरमीडिएट से समाजशास्त्र विषय को आप चुन सकते हैं अपने अध्ययन के लिए, और सिविल सर्विसेज तक के एग्जाम में आप इसे, अब आप प्रीलिम्स के एग्जाम में तो आप समाजशास्त्र विषय नहीं ले सकते हैं, सीसैट लागू हो गया है, लेकिन आप मेंस के एग्जाम में अभी भी स्वतंत्र हैं, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में चुन सकते हैं।
आप इंटरमीडिएट से लेके बीए, एमए, पीएचडी और उसके भी आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम है या जो भी है, उसमें जहां भी आप पढ़ेंगे घुरिये की जाति व्यवस्था के बिना जाति का अध्ययन अधूरा है। जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं जाति की। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, जाति में संस्तरण पाया जाता है, यह सहभोजी संबंधों और सामाजिक अंतरक्रियाओं के प्रतिबंध पर आधारित है, जाति के अंतर्गत स्वतंत्र व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध पाया जाता है, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार होते हैं, और जाति एक इंडोगैमी समूह है, अंतर्विवाही समूह है, अर्थात विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो लेकिन इनमें से कुछ विशेषताएं जाति की अभी भी बनी हुई हैं। ये समाज का खंडात्मक विभाजन है, इसमें ये समाज को असमान समूहों में बांटता है, खंड खंड में बांटता भी है, यानी स्तरीकृत करता है, संस्तरण भी पाया जाता है। लेकिन जो शेष विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन आया है। यद्यपि आज भी अपने ही समूह के भीतर, अपनी ही जाति और वर्ण के भीतर विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जाति व्यवस्था के बने रहने का। तो लेकिन अच्छा, मैंने सोचा था कि केवल सोशियोलॉजी के ही स्टूडेंट्स होंगे। मैम, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं? क्योंकि मैंने विशुद्ध रूप से स्टूडेंट्स को टारगेट किया और मुझे लगा कि उनके सामने एक पूरा सिनेरियो, एक पिक्चर प्रस्तुत कर दूं, और जिससे कि वो खुद इसे उप विषय उठाएं, चुनें और पढ़ें। तो इसके बाद फिर हमने जो आपसे बताया कि मैंने डीएन मजूमदार के अध्ययन को ऐड किया। मजूमदार के अध्ययन को ऐड करने के पीछे एक और रीज़न भी है। एक तो ये 3rd ईयर के कोर्स में है, दूसरा मेरी पीएचडी उसी गांव पर है जिस गांव का अध्ययन प्रोफेसर डीएन मजूमदार ने 1955 में प्रारंभ किया था। 1958 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। यह पुस्तक इन्होंने जाति का बहुत गहन अध्ययन किया। लखनऊ जिले की बख्शी का तालाब तहसील के एक गांव मोहाना, जो छद्म नाम है और गोहाना कला गांव है बेसिकली, उसका अध्ययन इन्होंने किया था। जाति और जजमानी की व्याख्या की थी। यह अध्ययन जजमानी की व्याख्या के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, जजमानी व्यवस्था अगर पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहता है कि जिस टॉपिक पर हम काम कर चुके होते हैं कि अगर वो कहीं से घूम फिर के भी आ जाए तो हम उसको ला के सामने रख देते हैं। तो मजूमदार की एक पुस्तक रही है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। हम लोग जब कभी बीए में थे, समाजशास्त्र की शुरुआत बीए से करी थी, तब भी वो पुस्तक उतनी ही रेलेवेंट थी, पढ़ते थे, और आज भी वो पुस्तक उतनी ही रेलेवेंट है। पुरानी पुस्तक के पन्ने पीले पड़ गए थे, इसलिए अभी मैंने उसको नई की है, उसको मैंने दोबारा से उसको खरीदा है। जो पुस्तकें खरीदी जाने वाली नहीं होती हैं, फिर उनको हम लोग फोटो स्टेट करा के रखते हैं, जिससे हमारी आगे की पीढ़ी भी लाभ लेती रहे। तो इस पुस्तक में जाति व्यवस्था की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की, जाति के उत्पत्ति के सिद्धांतों की, इनके सामान्य लक्षणों की बात की है, और बहुत मशहूर कथन इसी पुस्तक में प्रतिपादित किया डीएन मजूमदार ने कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी कि जाति जो बात पहले मैंने कहा था कि जन्मना जायते इति जाति, कि यह प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित है और आजीवन व्यक्ति इसका सदस्य रहता है, लेकिन आंशिक गत्यात्मकता पाई जाती है। ये भी ये लिखते हैं अपनी पुस्तक में। इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं ये देखती कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। हो न हो कि इसके पहले ही एम.एस. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रतिपादित कर दी हो, जिसमें पहली बार जाति में गतिशीलता की व्याख्या की गई। सभी ये मानते थे कि जन्मना जायते इति जाति है, अर्थात जाति की सदस्यता स्वैच्छिक नहीं है, ये जिस जाति में व्यक्ति पैदा हो गया उसी का सदस्य रहता है। तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं और फिर तीसरा परिप्रेक्ष्य देखते हैं, एम.एस. श्रीनिवास का परिप्रेक्ष्य। यह संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य ये जीएस घुरिये के शिष्य थे। रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बहुत बड़े नाम हैं, तो इनके भी विद्यार्थी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद वहीं से इन्होंने उठाया, इन्होंने भारतीय गांव के अध्ययन पर लागू किया। अब मैं अगर ये बताने लगूंगी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है तो और बच्चे उठ के चले जाएंगे।
तो इसको हम बस आगे बढ़ते चल रहे हैं। ये सोशल सर की पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा है संस्कृतिकरण, और मैंने सीधे वहीं से ये सारे फैक्ट्स उठाए कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने जाति की एम एस श्रीनिवास ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं, और इसके पश्चात इन्होंने जाति में गतिशीलता की बात की है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा के माध्यम से, और आगे चल के संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा इन्होंने जब कुर्ग जाति का अध्ययन ये कर रहे थे, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में, तब इन्होंने ये बताया कि कैसे निम्न जाति समूह उच्च जातियों का अनुकरण करते हैं, और इस प्रक्रिया को इन्होंने ब्राह्मणीकरण की संज्ञा दी। आगे चल के इन्होंने संस्कृतिकरण की बात की, और पहली बार जाति में परिवर्तन की बात हुई कि जाति में गतिशीलता पाई जाती है। बाद में लोगों ने इसकी विसंस्कृतिकरण की अवधारणा भी इसकी आलोचना में और कुछ नया प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त जो एम एस श्रीनिवास की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है प्रभुत्वशील जाति की अवधारणा। इन्होंने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक एक जर्नल 1959 में निकलता था, जिसमें इन्होंने द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, इन्होंने दक्षिण भारत के रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। चूँकि मैंने जाति को गांव से जोड़ा है, मैंने ये बताया ना कि रूरल सोशियोलॉजी और गांव के बिना जाति व्यवस्था का अध्ययन अधूरा है, भारतीय समाज का अध्ययन भी इनके उल्लेख के बिना अधूरा है। तो प्रभुत्वशील जाति वो है जो किसी क्षेत्र विशेष में जिसकी 3 विशेषताएं हैं कि उस जाति की संख्यात्मक शक्ति बहुत अधिक हो, भूस्वामित्व के आधार पर आर्थिक शक्ति अधिक हो, और उनका राजनीतिक प्रभुत्व भी हो, राजनीतिक रूप से भी वे शक्तिशाली हों। अब हम आते हैं लुई डूमो पर। जो तीसरा परिप्रेक्ष्य है वो है लुई डूमो का। इन्होंने बेहद मशहूर पुस्तक 1970 में लिखी है, होमो हायरार्किकस, और जाति के 3 गुण बताए हैं, सोपान क्रम, दूरी और श्रम विभाजन। इन्होंने जाति को पवित्रता और अपवित्रता, प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी पर बेस्ड बताया है। इन्होंने इसी पुस्तक में इनका बड़ा मशहूरतम प्रश्न एक जो कथन है वो है कि भारतीय समाज की संरचना प्याज के छिलके के समान है, अर्थात स्तरों के अंदर स्तर, जातियों के अंदर अनेक जातियां, उपजातियां, और करके जैसे आप प्याज का छिलका उतारते जाएंगे और नया नया छिलका मिलता जाएगा, वैसे ही संरचना के अंदर संरचना, संरचना के अंदर संरचना निहित है। तो ये पुस्तक, इसका PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल पर एक नन्हा सा वीडियो भी अवेलेबल है जो कि इसी पुस्तक पर बनाया गया है। लुई डूमो की केवल जाति व्यवस्था को फोकस किया गया है। DN मजूमदार पर भी कई वीडियोस आपको उसमें मिलेंगे। तो ये तो रहे परिप्रेक्ष्य जो आपके सिलेबस में हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण अध्ययन हुए हैं, जितने भी गांव के अध्ययन किए हैं ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने। बच्चों एक चीज़ बता दूं, समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ था, सभी जानते हैं, फ्रांस में हुआ था। भारत में ये विषय आयातित है, भारत में बाद में आया, और यहाँ पर सोशियोलॉजी का एक बड़ा भाग रूरल सोशियोलॉजी के रूप में उपस्थित है। जो काम किया गया उसका अधिकांश भाग गांव के अध्ययन पर किया गया, जबकि जटिल समाजों के लिए के अध्ययन के लिए ये विषय अगस्त कॉम्ट ने प्रतिपादित किया था कि आधुनिक औद्योगिक और पूंजीवादी समाजों का अध्ययन किया जाए। लेकिन भारत में इसीलिए क्षेत्रीय समाजशास्त्र, भारत के लिए समाजशास्त्र है ना, समाजशास्त्र का भारतीयकरण, और NEP 2020 ने तो सीधे ही कह दिया है कि क्षेत्रीय अध्ययनों पर फोकस किया जाना चाहिए, और इन जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, लघु समुदाय हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है कि ग्रामीण अध्ययन किए जाएं, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांव में ही निवास करता है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें दुबई के शमीरपेट गांव से लेके TR सिंह का मडीगा और बहुत सारे गांवों की लिस्टिंग की हुई है, जिसमें गांव के अध्ययन के साथ साथ जाति के गहन अध्ययन किए गए हैं, और इनमें जजमानी के अध्ययन भी सम्मिलित हैं, चाहे वे DN मजूमदार हों, विलियम वाइजर हों, या फिर और अनेक समाजशास्त्री हैं जिसने भी जाति का अध्ययन किया, वे सब जजमानी का अध्ययन भी करते आए हैं। अब आते हैं अगले चरण पर। ये तो रहा एक जाति से संबंधित एक जो एक ढांचा है।
अब हम बात करते हैं वर्तमान समय की समकालीनता की, कि टॉपिक मैम ने पहले ही स्पष्ट किया था कि असमकालीनता में समकालीनता को तलाशने जैसा है ना। तो समावेशन की प्रक्रिया की ओर हम उन्मुख होते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ जाति व्यवस्था में समावेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। संविधान ने समानता, गरिमा, शिक्षा, आर्थिक अवसरों की सुनिश्चितता प्रदान करके और सामाजिक न्याय की अवधारणा के द्वारा समावेशन लाने का प्रावधान किया था, जिससे कि लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेद को समाप्त किया जा सके। समावेशन का अर्थ है किसी समूह को मात्र भौतिक सहभागिता न होकर उसे अधिकार, सम्मान, संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करना। ये बहुत विस्तृत अवधारणा है जिसमें सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समावेशन या भागीदारी की बात की गई है। बेसिकली जाति विविधता को उत्पन्न करती है, समाज में असमानता को उत्पन्न करती है। इसीलिए समावेशन अगर भारतीय समाज को इक्वल बनाना है और विकास को संभव बनाना है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर इसमें समावेशन की प्रक्रिया को तेज तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभ तो हो चुकी है स्वतंत्रता के साथ ही, लेकिन इसे और अधिक तीव्र करना पड़ेगा, जिससे कि जहां पर एक ऐसा समाज जहां पर इस तरह की असमानता ना हो और अपनी क्षमताओं के अनुरूप व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप अपने अवसर प्राप्त कर सके और अपने स्थान समाज में बना सके। हो सकता है कि समय अभाव के कारण मैं इसे बहुत अधिक स्पष्ट न कर पा रही हूँ। ये एक इतना वृहद टॉपिक है कि जिसमें कई सारे टॉपिक समाये हुए हैं और कई रिसर्च पेपर्स, कई अध्याय और एक से अधिक पुस्तकें भी लिखी जा सकती हैं। तो ग्रामीण समाज का समावेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर जाति आधारित असमानता और विभाजन नगरीय समाजों की अपेक्षा अधिक गहनता के साथ विद्यमान है। संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 46 में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की जो कि संरक्षा से संबंधित हैं, उसमें उनके माध्यम से समावेशन करने का प्रयास प्रारंभ हो चुका था संविधान निर्माण के साथ ही। इसके बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार अर्थात वोट देने के अधिकार को बिना किसी भेदभाव के लोगों को प्रदान किया गया, जिससे उनको वे समान रूप से सहभागी हो सके और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। कई विधान निर्मित किए गए। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसे नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, हरिजन एक्ट के नाम से जो प्रसिद्ध है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, समान पारिश्रमिक अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये इसके अतिरिक्त भी और अन्य अधिनियम हैं, तो मैंने कुछ बहुत प्रमुख अधिनियमों की चर्चा की है जिनके माध्यम से समावेशीकरण की प्रक्रिया को त्वरित किया गया। आरक्षण की नीति एक समावेशन के लिए एक बहुत सकारात्मक चीज़ थी जिसने इसे और तीव्र किया। शैक्षिक संस्थान संसद में अनुच्छेद 330 में, विधान मंडलों में अनुच्छेद 332 में और सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 335 के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही पंचायतों में, ग्राम और नगर पंचायतों में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट भी आपके कोर्स में है किसी न किसी रूप में। ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र जब आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे तब फिर आप पढ़ेंगे, तो जिसके अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे कि समावेशन लाया जा सके। सामाजिक आंदोलन स्वतंत्रता के साथ साथ ही प्रारंभ हो गए थे, जो समय समय पर उपजते रहे। उसके पहले भी भक्ति आंदोलन में समानता की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं समावेशन के बीज वहाँ से उत्पन्न होते हैं। और उसके आगे जाए तो हम बौद्ध और जैन धर्म को भी कोट कर सकते हैं। तो शिक्षा पर आधारित अनेक पहले की गई हैं और आर्थिक समावेशन प्रमुख है। आर्थिक समावेशन के लिए सरकार अनेक नीतियां संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन किए जाने का प्रावधान है। मैंने अभी जिस गांव की चर्चा की, गोहाना कला, जिसका मोहाना के नाम से प्रोफेसर मजूमदार ने अध्ययन किया था, उस गांव में एक जो रेडिकल चेंज देखा, जब मेरी पीएचडी थीसिस अवार्ड हुई थी 2009 में, उस समय
ये प्रक्रियाएं नहीं दिखाई दे रही थी। नई वैश्वीकरण का प्रभाव भी और अधिक स्पष्ट दिखने लगा था। और जब मैं अभी जल्दी ही पिछले वर्ष फील्ड वर्क के लिए गई तो मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन हो गया है और लोगों ने उससे काफ़ी हद तक आय अर्जित करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। इसके अतिरिक्त मनरेगा स्वरोजगार योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जन धन अकाउंट, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कि जिसके पास भी भूमि है वो बिना किसी भेदभाव के और वो किसान क्रेडिट कार्ड को बनवा भी सकता है और उसका लाभ भी ले सकता है। स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो सरकारी पहलें हैं वे भी समावेशन का प्रयास कहीं न कहीं कर रही हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हैं। और दो बहुत बड़े रीज़न हैं जो जाति में समावेशन की प्रक्रिया को ला भी रहे हैं और उसे और तीव्र कर सकते हैं, वह है सूचना क्रांति और सस्ता इंटरनेट। सूचना क्रांति का लाभ सभी बिना भेदभाव के उठा रहे हैं। आजकल लगभग सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अब किस कंपनी का है और कितने अमाउंट का है वो एक अलग की बात है ना, वो एक भिन्न विषय है अध्ययन के लिए, उस पर भी कभी अध्ययन किया जा सकता है। और सस्ते इंटरनेट के कारण जो प्रौद्योगिकी नवाचार हैं उनका लाभ उठाकर भी जनजातीय समावेशन की प्रक्रिया लाई जा रही है ग्रामीण समाजों में। तो बच्चों, ये एक इतने बड़े विषय को मैंने उठा के समेटने का प्रयास किया।